नमस्कार, मेरा नाम है गौरव द्विवेदी और जर्नलिस्ट कैफ़े के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत बैठी हुई हैं। इनका नाम है अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह जी दूसरे बार हल किंगस्टन अपॉन हल यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से काउंसलर हैं, बनारस आए हुए हैं और उन्होंने कुछ समय निकाला है हमसे बात करने के लिए। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बनारस आप आए हैं, क्या कोई खास वजह? सर्वप्रथम मैं यहाँ आया हूँ एक निजी धार्मिक यात्रा में। चूँकि पितृपक्ष शुरू हुआ 18 से, तो मैं यहाँ आया हूँ मेरे स्वर्गीय माता पिता का और बाकी पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए। मैं मेरे स्वर्गीय माता पिता की जो नारायण बलि जो होती है प्रक्रिया जो पितृपक्ष में करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ आया। पिशाच मोचन पे वो हमने किया और उसके बाद में हमने त्रिपिंडी श्राद्ध जो होता है बाकी पूर्वजों के लिए, उसके लिए। और वाराणसी और काशी को इसलिए चुना क्योंकि ये भारत ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से तो है ही, और हिंदू धर्म के लिए जो महत्व है हमारी पौराणिक धरोहर के लिए, जिसे वेस्ट में वाराणसी को यरूशलेम ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, कि जो यरूशलेम का महत्व है अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए, अब्राहमिक धर्मों के लिए, जिसमें आपके यहूदी, ईसाई और इस्लाम आ गए, उसी प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से निकले बाकी धर्म जो हैं, उनका जो महत्व या पूर्व की सभ्यता व संस्कृति के लिए जो वाराणसी और काशी का है, तो इससे पवित्र और इससे धार्मिक स्थल तो और भारत में कोई हो ही नहीं सकता है। कई हैं हमारे धार्मिक स्थल, पर वाराणसी और काशी का एक विशेष महत्व है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बात करें अगर बनारस की, तो खैर आप हर साल लगभग भारत आते हैं। क्या बदलाव दिखता है आपको आपके हल और अगर बनारस को कंपेयर करें, भारत को कंपेयर करें, तो क्या बदलाव आप देखते हैं और क्या चाहते हैं कि यहाँ पे बदलना चाहिए? जो एक परिवर्तन मैंने देखा है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण, वो है ये डिजिटलाइजेशन का। जब मैंने भारत छोड़ा था तब ये सब नहीं था। तब ना कोई एटीएम मशीनें थी, ना कोई कार्ड थे। हमारा सारा लेन देन कैश में होता था, रोकड़े में होता था, और जो कुछ लोग थे वो बैंकों से करते थे, चेकबुक वगैरह से। तो एक ये बड़ा अच्छा यहाँ पे कि डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, ये बहुत अच्छी प्रगति हुई है। स्मार्ट सिटी की जो यहाँ पे रखी गई आधारशिला, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। और भी मैंने देखे हैं जो बड़े अच्छे परिवर्तन हुए हैं। पर साथ ही साथ मुझे जिस वस्तु का मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता हुई वाराणसी आके, वो ये कि जो हिंदू धर्म अपनी शुद्धता और पवित्रता में उसी स्थान पर है। यहाँ के जो पंडित जी जिन्होंने मेरा ये करवाया, उनका मैंने ये एक बड़ा करीबी से देखा कि वो जो मंत्रोच्चार और बाकी सब पे जो उनकी पकड़ थी, हमारे जो धर्म शास्त्रों पे और संस्कृत पे होनी चाहिए, वो यहाँ के पंडितों में, यहाँ के जो हमारे पुजारी हैं, वो एक देखने को मिली। और वो बहुत बड़ी शक्ति है क्योंकि वो एक बुद्धिजीवी आधारशिला रखती है। और चूँकि हमें अगर हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को आगे जीवित रखना है आने वाली सदियों में, तो उसके लिए ये बहुत अनिवार्य है कि हिंदू धर्म की जो आधारशिला है, बुद्धिजीवी आधारशिला है, उसे सुरक्षित रखा जाए। और उसकी जो ओरिजिनल, उसका जो शुरू का जो चेहरा था, उसका पारंपरिक चेहरा है, उसमें रखा जाए। वो काफ़ी हद तक यहाँ वाराणसी में, यहाँ के घाटों पे मुझे देखने मिला। यहाँ के घाटों पे जब आप घूमते हैं रात को देर बदेर, तो आपको वही जो एक भारत की जो एक प्राचीन सभ्यता की जो छवि है हमारी, साधु संत बैठे हुए हैं वहीं पे, फुटपाथ पे भी लेटे हुए हैं, और अपने आप को यहाँ हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। ये मुझे और एक अपनापन महसूस होता है। मैं वाराणसी पहली बार आया हूँ, उत्तर प्रदेश में ही मैं मात्र दूसरी बार आया हूँ, पर यहाँ आके मुझे ये नहीं लगा कि मैं पराया हूँ, जैसे मैं बिल्कुल अपनी मिट्टी में, अपनी जगह में आया हूँ। आप अपना दूसरा कार्यकाल अभी हाल में आपने शुरू किया है अपनी काउंसिल में।
किस शुरुआत से तो पूछेंगे ही, लेकिन कब आप जो है भारत छोड़े थे, कैसे यूके जाना हुआ, किस तरीके से जो है वहाँ की राजनीति में आप सक्रिय हुए और आज एक अच्छा कार्यकाल आपने बिता के दूसरे कार्यकाल में आपने प्रवेश किया है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, मैं गया था ब्रिटेन 1 साल के लिए, मात्र 1 साल के लिए, और वो भी आप कह सकते हैं हल्का फुल्का अधूरे मन से गया था। तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, छात्रवृत्ति, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीति में, मानवाधिकार में मास्टर्स MA स्नातकोत्तर के बाद में डिग्री करने के लिए। और उसके बाद यही था कि भारत में आके यहाँ पे NGO वगैरह में या इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे, पर वहाँ मेरा थोड़ा रहना आगे बढ़ गया कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से, और वहाँ पे मेरा जॉब लग गया। उसी के बाद में नौकरी, मेरी डिग्री थोड़ा लंबा खिंच गई, तो वहाँ पे मेरी नौकरी भी लग गई एक रिसर्च शोध कंपनी के साथ में। तो फिर वहाँ पे मैं, पर तब भी यही था कि वापस भारत आकर के और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे समाज के लिए जो अपना योगदान दे सकते हैं, वो था हमेशा से, वो दिमाग में वही चीज़ थी। पर फिर जब वहाँ काम में मैं हो गया, तो ये मुझे कभी नहीं था कि ब्रिटेन में राजनीति में उतरने का, ये कहीं से कहीं तक नहीं था। मैं वहाँ राजनीति सीखने गया था, राजनीति करने नहीं, राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई करने गया था। तो हुआ ये कि संयोगात्मक हमारे जो हल में जो हमारे सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद डेम डायना जॉनसन, उनके प्रचार में मैं उन्हें मदद करने गया। तो जो उनकी टीम थी, ये कब की बात है? ये है 2015 के आम चुनाव में। उसके पहले भी मैं जाता था, पर हमेशा ये था कि मैं तो एक भारतीय हूँ, तो मैं एक बाहरी था, तो उस हिसाब से कि भाई ये तो जो हमारा शहर है हल वहाँ पे, वो मूलतः अंग्रेज़ों का शहर है, वहाँ पे विदेशी मूल के बहुत कम लोग हैं। और मेरा भी जो निर्वाचन क्षेत्र है जिसको मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसमें मात्र 3 भारतीय परिवार हैं। अच्छा। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे मेजॉरिटी जो बहुसंख्यक वो अंग्रेज़ हैं, स्थानीय, और उसके अलावा विभिन्न देशों के लोग हैं। तो उन सब में मैं एकमात्र काउंसलर हूँ 57 में, विदेशी मूल का। अभी एक और लड़का बना है हमारे साथ, मोल्डोवा का, पर काफ़ी समय तक मैं पिछले 3-4 सालों से मैं अकेला था वहाँ पर। और ब्रिटेन के आप अकेले काउंसलर थे जो कि भारतीय मूल के? वहाँ नहीं, भारतीय मूल के कई हैं वहाँ पे, पर अधिकतर जो है, आप जैसे प्रधानमंत्री सुनक भी हुए, ये सब हुए, ये सब या तो इनका जन्म वहाँ पे हुआ या ये वहाँ पे बचपन में चले गए थे, मतलब उनकी वहाँ पे जड़ें वहाँ पे हैं। बल्कि मैं गया था एक काफ़ी, मतलब अपने 20s में मैं गया था, और मैं गया था, ये समझ लीजिए कि आज भी मेरी जो वहाँ पहचान है वो एक भारतीय की है। तो इतने सालों बाद भी, तो कोई भी भारत संबंधित विषय होता है या भारतीयों से संबंधित होता है, तो मेरी पार्टी वाले सीधा मुझसे संपर्क करते हैं कि भाई अरे फलां भारत का ग्रुप जो है वो थोड़ा यूँ हो रहा है, उसको पार्टी की तरफ लाना है, या उनमें कुछ अगर गलतफहमी है उनको दूर करवाना है, तो उसमें फिर वो मुझे, आपकी भूमिका जो है एक और बड़ी भूमिका मानी जाती है अगर भारतीयों को संयोजित करने की बात की जाए तो। भारतीयों को और भी देशों के होता ये है कि हर जगह की राजनीति, जैसे भारत उत्तर प्रदेश की राजनीति के कुछ अपने मापदंड हैं, यहाँ पे अलग ही मुद्दे चलते हैं। ब्रिटेन की राजनीति में नस्लवाद पे काफ़ी होता है, नस्लवाद पे यानी कि रेस आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी जिसे कहते हैं, क्योंकि मूलतः वहाँ के स्थानीय अंग्रेज हैं। अब उनके सामने मैं एक भारतीय हूँ, तो मैं मतलब ऑटोमेटिकली मैं अपने उसमें प्रक्रिया में ही मैं जितने भी गैर अंग्रेज़ हैं उनका एक प्रकार से प्रतिनिधि बन जाता हूँ जी। तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई, मान लीजिए कोई अफ्रीका के देशों से है या कोई पूर्व के देशों से है, मलेशिया ले लीजिए, जापान या चीन से ले लीजिए, या फिर कोई ले लीजिए आपकी लातिन अमेरिका से कोई ले लीजिए, या वो सभी फिर मेरे पास आते हैं जी। क्योंकि वहाँ पे ये हो जाता है कि ये भी हमारी तरह विदेशी मूल के हैं। हाँ। तो वो फिर मेरे साथ ज़्यादा आसान महसूस करते हैं, कंफर्टेबल,
कि भाई मुझसे वो अपनी बात रख सकेंगे, मैं समझ सकेंगे आप। हाँ, मैं उनकी बात, उनकी समस्याओं को ज़्यादा बेहतर समझ सकूँगा। और यही जो अंग्रेज़ जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके स्थानीय मुद्दों पे उनका ज़्यादा जोर होता है, क्योंकि उनका लालन पोषण वहीं पे हुआ है। तो वो भी हालांकि बहुत मदद सभी करते हैं। ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत परिपक्व है। वहाँ पे सभी को आप देख लीजिए कि अगर मुझे उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि बनाया, यानी कि कोई भेदभाव नहीं करते वो उस प्रकार का। ब्रिटेन की ये देखिए बहुत बड़ी खूबी है कि अगर आप अच्छा काम देंगे और अगर आप गंभीर हैं अपने कार्य के प्रति और सिंसियर हैं, तो आपको बाकायदा वो उस प्रकार से आपको उसका वो भी मिलेगा, पुरस्कार भी मिलेगा। जब एक मिलिट्री करियर को आप छोड़ के भारत से गए थे, आईएमए में जो है आपने अपना 1 साल दिया, उसके बाद जो है फिर आप छोड़ के गए, तो कहीं एक वॉइड नहीं लगता है कि एक तरफ जो है आप मिलिट्री का आपका करियर रहा, कि अगर आप उसमें आगे बढ़े होते तो शायद आप जो है भारतीय सेना में कोई बड़े रैंक पे होते, और आप फिर वो बीच में छोड़ के फिर आप विदेश जाना। और फिर भी अगर देखा जाए तो अगर मिलिट्री और पॉलिटिक्स को देखा जाए तो ये दोनों तेल और पानी के जैसे हैं। देखिए, मेरा आईएमए में सिलेक्शन हो गया था और आर्मी करियर ही मेरी फ़र्स्ट चॉइस थी, और मैं उसे मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझता हूँ। मैं मेरिट में फ़र्स्ट आया था एसएसबी इंटरव्यू में। आप तो जानते हैं कि फ़ौज का जो इंटरव्यू होता है कितना कठिन होता है। मेरी भारतीय सेना में इच्छा थी इन्फेंट्री में अफसर बनने की, इसीलिए मैंने भारतीय सैन्य अकादमी को मैं ज्वाइन किया था, मैं शामिल हुआ था भारतीय सैन्य अकादमी में। हुआ ये कि वहाँ पे मुझे एजुकेशन कोर में अफसर बनाया जा रहा था, एजुकेशन कोर दिया जा रहा था, और मेरा शुरू से था कि फ्रंट लाइन में जो प्रथम कतार है उसमें रहना था, कि जो सेना का जो असली मज़ा है, जो उसका जो सेना से जुड़े हुए हैं वो आपको इस पे बताएंगे कि वो होता है या तो इन्फेंट्री में, या अगर आप कमांडो हैं या पैरा से हैं या जो फाइटिंग आर्म्स से हैं। तो जो मुझे काम दिया जा रहा था वो कागजी काम, पेपर वर्क या उस प्रकार का, तो उसमें मैं मेरा भविष्य नहीं देखता था, समझिए। मतलब नौकरी अच्छी थी, अच्छा था, आसानी का काम था, पर मैं जो कि भाई मेरे अगर जिन्हें मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो अगर भारत की सीमाओं पे लड़ रहे हैं तो मैं भी उनके साथ वहाँ पे उनका नेतृत्व करना चाहूँगा। यही मेरा उद्देश्य था भारतीय सेना में जाने का, कि कारगिल के समय पे और शुरू से था मैं सेना में वो। तो दुर्भाग्यवश ये हुआ था कि मैं जो सीडीएस का होता है वो मैं फॉर्म मिस कर गया था, उसकी जो डेडलाइन होती है वो मैं फॉर्म नहीं कर पाया था, इसलिए फिर मैं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स से गया, और मेरा ये था कि इससे मैं इन्फेंट्री में अपने आप को ट्रांसफ़र करवा लूँगा। पर दुर्भाग्यवश होता ये है कि उसमें फिर आपके ये जो प्रशासनिक जो होता है वो सेना के मतलब भारतीय सैन्य अकादमी के हाथों में भी नहीं होता है, और वहीं पे रहते हुए मुझे छात्रवृत्ति मिली ब्रिटेन की। तो मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, मेरे जो कंपनी कमांडर थे, और जो मेरे बाकी इंस्ट्रक्टर्स थे, निर्देशक वहाँ पे थे, उनने जोर दिया कि देखो अभिमन्यु, यहाँ पे तुम्हें खास मतलब तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल बनोगे, पर ये डिग्री करो, एक खुला वो होगा और बाद में भारत को आप अपनी सेवाएं दे ही सकते हैं। तो ये रहा था। और जहाँ तक सेना का प्रश्न है, सेना और राजनीति का, तो पश्चिम में आप देखेंगे कि जितने भी वहाँ के राजनीतिज्ञ हैं, उच्च राजनेता, वो सभी सैन्य बैकग्राउंड से आते हैं। अमेरिका के तो मतलब राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रकार से गैर लिखित वो हो गया है कि पहला प्रश्न पूछते हैं कि वियतनाम वॉर के समय आप कहाँ थे। कोई भी राष्ट्रपति बनना चाहता है। क्लिंटन पे ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि जब देश खतरे में था आप कहाँ थे। तो सेना का जो महत्व है, सैनिकों का जो महत्व है, और युवा पीढ़ी से विशेष करके मैं कहूँगा बनारस में बीएचयू के छात्रों से, उसे अपना प्रथम लक्ष्य रखें। आप अगर भारतीय सेना में जुड़ते हैं तो ये एक हमारी बहुत ही शक्तिशाली ऐतिहासिक संस्था है जिसने भारत की सीमाओं की ही सुरक्षा नहीं की है, इस भारतीय सेना ने 2 विश्व युद्ध जितवाए हैं।
ब्रिटेन को दो विश्व युद्ध, नाज़ीवाद को हराने में जो भारतीय सेना का योगदान है वह स्वर्णिम अक्षरों में अब याद किया जा रहा है। अच्छा, बात करें हम आपके अगर काउंसिल की बात करें जहाँ पे आप रहते हैं हल में, तो एक ये चीज़ है कि वहाँ पे खूब सारे विदेशी मूल के लोग, विदेशी मूल में पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको अगर हम देखें तो भारत के प्रति उनका नज़रिया ठीक नहीं है। उस पे आपका क्या कहना है कि वहाँ पे जब जाते हैं, जहाँ देखिए आप अपने घर में रहेंगे तो एक रहता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि वो बाहरी है, लेकिन वहाँ इंग्लैंड की अगर बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो आप भी बाहरी हैं और वो भी बाहरी हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है अगर इस सेंस की बात की जाए तो? ये जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि वहाँ पे ब्रिटेन में राजनीति अलग हो जाती है, वहाँ पे फिर अंग्रेज़ और गैर अंग्रेज़ के मुद्दे पे आ जाती है। तो जो हमारे यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो काफ़ी हद तक वहाँ पे लागू नहीं होते हैं, परंतु अब मेरी जो राजनीति रही है, मैंने कहीं भी भारत और भारतीयता से हमेशा उसका पक्ष रखा है। वो मेरे मतदाता भी जानते हैं, वो किसी भी देश के हों, वो भारत विरोधी देश के हों, उन्हें स्पष्ट तौर पे पता है कि जहाँ भारत का मुद्दा आएगा, तिरंगे का मान का या जो है, उसमें मैं बिल्कुल रूप से मैं भारत के साथ हूँ। उसमें मैं किसी प्रकार का समझौता नहीं करता हूँ कि मेरा जन्म जन्म हुआ तब से हमने तिरंगे को हाथ में लिया। ब्रिटेन हमारी कर्म भूमि ज़रूर है, मगर जो हमारी मातृभूमि और धर्म भूमि है वो भारत है। उसके प्रति हम हमेशा, जो हमारी निष्ठा है वो बनी रहेगी। हम दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी आप चले जाएं, उस आइडेंटिटी को, उस पहचान को, उन जड़ों को आप नहीं मिटा सकते। बाकी रहा सवाल रोज़मर्रा के आपके इसका, तो वहाँ पे आप प्रोफेशनल होते हैं, व्यावसायिक आपका नज़रिया होता है। किसी भी देश का कोई है मेरे क्षेत्र में, मेरे शहर में, वहाँ पे जहाँ मैं हूँ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का न भी हो, मेरे पास अगर आता है तो उसकी समस्या का निराकरण करने का मैं भरपूर प्रयास करता हूँ। और जब मैं उनकी समस्या को आगे ले जाता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों के पास, एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो वहाँ पे जो अधिकतर अंग्रेज़ हैं प्रशासनिक अधिकारी, तो वो मुझे इसी रूप में देखते हैं कि भाई मैं एक विदेशी मूल का हूँ और किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को कोई काम पड़ गया तो वो मेरे पास आए। तो वहाँ पे इसका मुझे एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए काफ़ी एडवांटेज भी मिलता है कि भाई ये तो सभी उनके गैर अंग्रेज़ों के जनप्रतिनिधि हैं, मतलब उनका अनाधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, वो इनके पास आते हैं, तो उन्हें मैं किसी को भी जितना मेरे से बेहतर हो सके उनके लिए मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। और एकदम प्रोफेशनल जो हम कहते हैं, व्यावसायिक उस नज़रिए से कि वहाँ पे ये नहीं कि आप किस देश के हैं या किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। हमें जब देखिए एक बात होती है जब आप निजी उसमें होते हैं या आप विपक्ष में होते हैं, पर जब आप सत्ता में हैं तो जो आप सत्ता में हैं या आप किसी आधिकारिक उस पे है, तो ये वही जो हमारी जो न्याय मूर्ति का जो है कि आपके आंखों पे पट्टी होती है, आप वहाँ कोई भेदभाव नहीं करते, आप सभी को बराबरी से देखते हैं। तो यही दृष्टता मेरी रहती है। अभिमन्यु जी, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपकी भारत यात्रा अच्छी रही होगी और फिर से आप बनारस आएंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, आपके चैनल को, कि आप आगे बढ़ें और बनारस को, वाराणसी की इस पवित्र भूमि को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और वाराणसी वासियों को मेरे तरफ से प्रणाम। और मैं बहुत सच्चे हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मुझे यहाँ पे प्यार और स्वागत मिला है, इसके लिए। ये मैं आया था निजी यात्रा के लिए, मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग मीडिया वाले यहाँ पे मुझसे संपर्क करेंगे और इस प्रकार का महत्व देंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और वाराणसी के और भी यहाँ के जो बाकी आपके मीडिया हाउसेस हैं, अमर उजाला हुए, दैनिक जागरण हुए, ANI हुए, सभी ने जिन्होंने कवरेज किया, उन सभी का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।